अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पार्ट है ये डिस्कशन का, जो हम टीचिंग लर्निंग हॉस्पिटल साइड, बेड साइड पे, पेशेंट साइड पे डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पेशेंट मोस्टली जो है डिस्कस करता है, पेशेंट के साथ मोस्टली डिस्कस की जाती हैं बेड साइड पे। पेशेंट डिस्कस करना पसंद करता है या मोस्टली रिक्वायर्ड जो होता है वो इनसे हट के भी कुछ हो सकता है। अदरवाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने कुछ लिखी हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डायग्नोसिस। इवेंचुअली पेशेंट जो है अपने सारे ट्रीटमेंट में पेन रिलीफ के बाद सबसे पहला चीज़ वो डायग्नोस ही पूछता है। हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस परफॉर्म करते हैं। तो उसके बाद से फिर उसके बाद जो है पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए काउंसल करते हैं अबाउट डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट, डिज़ीज़ का प्रोसीजर सारा कुछ करते हैं। केयर प्लान एंड ट्रीटमेंट वो सारा आ जाता है डायग्नोसिस के बाद। हमने किस तरह से केयर प्लान डेवलप करना है, दैन किस तरह से पेशेंट की ट्रीटमेंट कितने फेजेस में होगी, क्या क्या होगा, सारा कुछ होगा उसमें। प्री ऑप कितना होगा, पोस्ट ऑप सिचुएशन क्या होगी, सारा कुछ डिस्कस करना है। ठीक है। अगर पेशेंट घर पे है तो वो हमें अपनी कंडीशन, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में हमें कॉल करे जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। दैन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कोई भी डिज़ीज़ है, मोस्टली इन्फेक्शियस डिजीज़, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स एंड उसका कंट्रोल। दैन इन्फॉर्म कंसेंट, जो पेशेंट है मोस्टली प्री ऑप पेशेंट होता है, जब उसे इन्फॉर्म कंसेंट साइन करवाया जाता है किसी भी प्रोसीजर के लिए, या किसी भी प्रोसीजर के लिए हम इन्फॉर्म कंसेंट साइन करवाते हैं तो वो डिटेल्स मांगते हैं हमसे। तो वो पूछना चाहते हैं हमसे कि किसके अबाउट है ये सारा। दैन मेडिकेशन, जो उसकी मेडिकेशन की सेफ्टी, मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स, मेडिकेशन के इंट्रैक्शन, वो हमें हिस्ट्री में बताता है कि मैं ये मेडिकेशन ऑलरेडी खा रहा हूँ, या ये वाली मेडिकेशन मेरी पहले से है, इसका साइड इफ़ेक्ट ये तो नहीं हो सकता। अगर वो किडनी का पेशेंट है तो वो मोस्ट कंसर्न होगा मेडिकेशन के लिए। ठीक है। डाइट एंड न्यूट्रिशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट एंड न्यूट्रिशन, जिसमें पेशेंट प्रोटीन बेस्ड डाइट चाहिए होती है पेशेंट को या अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वो कंसर्न होता है कि किस टाइप की डाइट जो है वो कीटोएसिडोसिस नहीं कर देगी, इस तरह की चीज़ें। मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो पेशेंट्स हॉस्पिटल साइड में एक इस तरह का इन्वामेंट होता है जो पेशेंट को मुसलसल स्ट्रेस करता रहता है। तो डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट इक्विपमेंट्स जब हम उस पर यूज़ करते हैं तो पेशेंट इसके अबाउट ज़रूर डिस्कस करना चाहता है। दैन उसके बाद जो है उसकी मॉनिटरिंग डिवाइसेस जितनी भी हमने उसको लगाई हुई हैं वो उसके अबाउट बात करना चाहता है, या डिस्चार्ज एजुकेशन के अबाउट बात करना चाहता है। मोस्टली पेशेंट जो अनकॉन्शियस होते हैं उनकी फैमिलीज़ जो हैं इस चीज़ के लिए कंसर्न होती हैं कि फॉल जो रिस्क है वो मिनिमम हो। ठीक है। फॉर इसके अबाउट साइड रेल्स और ये वो सारा कुछ आ जाता है उसमें। उसके अबाउट भी पेशेंट को एजुकेट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। पेन मैनेजमेंट, पेन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है, पेन के रेटिंग स्केल के अकॉर्डिंग, पेन के जो रीजनिंग है उसके अकॉर्डिंग हम पेन मैनेजमेंट की डिटेल्स पेशेंट को बताते हैं। रिहेबिलिटेशन, एक पेशेंट जब रिकवरी की तरफ जा रहा है तो वो मोस्ट कंसर्न होता है रिहेबिलिटेशन की तरफ। उसको रिहेबिलिटेशन उसके प्रोसेस और प्रोसीजर्स का बताएंगे। पेशेंट एंड फैमिली राइट्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेशेंट को एजुकेट करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट की नीड्स, इम्पोर्टेंट नीड क्या है। ठीक है। पेशेंट हमारे साथ जो बात कर रहा है उसकी इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड है, जो मोस्ट कंसर्न वैल्यू है, या मोस्ट जो है सबसे पहले जिसको सॉर्ट आउट होना चाहिए वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो इसके लिए जो है मैस्लोज हायरार्की नीड्स का एक हम देख रहे हैं। ये है पिरामिड है। इस पिरामिड में ना लोएस्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड जो होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। सबसे पहले जो है एयरवे,
इम्पोर्टेंट है। अगर पेशेंट का एयरवे क्लियर है और पेशेंट ब्रीथिंग नॉर्मल है, सैचुरेशन नॉर्मल है, देन पेशेंट की सर्कुलेशन जो है, ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा, या इस तरह के कंसर्न चीज़ें की तरफ जाएंगे, जो ब्लड की तरफ और सर्कुलेशन की तरफ, या इस तरह की एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लाइफ सेविंग है। तो सबसे पहले इनको असेस करेंगे। अगर इस तरफ से सेफ़ है पेशेंट, देन उसके बाद उसकी जो वाटर या उसका ब्लड लॉस हो चुका है, तो उसमें हम जो है फ़ौरी तौर पे, ब्लड तो अरेंज नहीं होता, ब्लड ग्रुपिंग के बाद ही हम ब्लड अरेंज करते हैं, तो फ़ौरी तौर पे हम वॉल्यूम देते हैं। हाइपोवोलेमिक पेशेंट होता है तो वॉल्यूम दे के उसको स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है तो उसको पेन मैनेजमेंट या जो भी ट्रीटमेंट होगा उसके बाद उसको स्टेबलाइज या उसकी रेस्ट की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ये उसकी बेसिक नीड्स हैं। देन जब वो स्टेबलाइज हो जाएगा, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसको फॉल रिस्क मिनिमम हो, तो सेफ्टी नीड्स में आ जाता है। देन उसके बाद अगर थोड़ा सा वो अपने आप को कॉन्शियस फील करता है तो अपने गिर्द अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने जो हैं इर्द गिर्द फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो आया होता है हॉस्पिटल में, उनको देखना चाहता है या अपनी फैमिली को देखना चाहता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद नीड्स, देन अगर उसके बाद अब देखा जाए तो सेल्फ एस्टीम जो है पेशेंट की है, वो मोस्ट जो उसकी फीलिंग्स हैं इम्पोर्टेंट होती हैं। पेशेंट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है किसी भी इन्वामेंट में। देन जब उसकी सारी नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं तो उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, जो एक्चुअली उसका जो है उसको हाउ नो होता है, किस तरह से उसने लेके चलना है। अगर उसकी कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ है उसमें, और ये सारा कुछ उसको होम केयर और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड हम पेशेंट को डील करेंगे। देन नीड बेस्ड लर्निंग प्लान, उसमें हम क्या करते हैं, जो लर्निंग प्लान शुड बी अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैस्लोज हायरार्की हेल्प टू आइडेंटिफाई द बेसिक नीड ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की बेसिक नीड से जो अपवर्ड पैरामिड जा रहा है, तो उसमें जो जो नीड्स आती जाएंगी फर्दर फुलफ़िल करते जाएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करेंगे। दैन डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। एक पेशेंट हॉस्पिटल सेटिंग में है तो हमने डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स के साथ जो है मटेरियल और मेथड जो यूज़ करना है पेशेंट, जैसे मैंने पहले बताया, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग कम है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उसको वर्डिंग की फॉर्म में लिख के नहीं देंगे। अगर लिख सकता है, पढ़ सकता है, मेडिकल टर्म्स जान सकता है, तो उसको मेडिकल फॉर्म में ही समझाने की कोशिश करेंगे। तो डिपेंड्स ऑन के पेशेंट की एबिलिटी क्या है। तो उसमें डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं। सबसे पहले 1-on-1 सेशन होता है। सम टाइम पेशेंट को ग्रुप में समझ नहीं आ रही, तो ऐसा है कि पेशेंट की बेड साइड पे जाके या इस तरह के इन्वायरमेंट में पेशेंट को रूम में बुला के इस तरह से उसको एजुकेट किया जाए कि उसको सारे प्रोसीजर्स, सारे ट्रीटमेंट्स, सारा कुछ समझ आ जाए। देन स्मॉल ग्रुप डिस्कशन एंड सपोर्ट ग्रुप्स, ठीक है। सम टाइम ग्रुप्स अरेंज कर लेते हैं। हेपेटाइटिस के सारे पेशेंट हमने एक ग्रुप में कर लिए और उनको हेपेटाइटिस के अबाउट इंफॉर्मेशन या जो कुछ भी हमने दिया, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन में यही आ जाता है कि हमने डिफरेंट पिक्चर्स के साथ उसको डिस्प्ले करके उसको बताना है। रोल प्लेइंग के साथ हमने कोई ड्रामाटाइजेशन, हमारे हॉस्पिटल्स में पब्लिक सेक्टर्स में ख़ास तौर पे बहुत कम है रोल प्लेइंग, तो इसमें बच्चों के लिए ज़्यादा है। बच्चों को रोल प्लेइंग के साथ ज़्यादा समझ आती है चीज़ों की। गेम्स, जो पेशेंट बच्चा होता है वो पेन या प्रॉब्लम में है, तो वो गेम्स की वजह से उसकी जो डिस्ट्रैक्शन है दूसरी तरफ चली जाती है, वो प्रोसीजर की तरफ उसका वो नहीं रहता। लेकिन कुछ पेशेंट अडल्ट भी इसके अबाउट कंसर्न होते हैं कि टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ हो ताकि उनका पेन से या किसी प्रोसीजर से ध्यान हट जाए। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में आ जाता है, आप लोग कैंसर डे सेलिब्रेट करें, आप लोग अकॉर्डिंग टू मतलब
डेज़ के अकॉर्डिंग, जैसे वर्ल्ड डायबिटिक डे है, इस तरह से डिफरेंट डेज़ के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्राम अरेंज करें, उसमें पेशेंट्स को, अटेंडेंट्स को, उनकी फैमिलीज़ को इनवाइट करें। देन टीचिंग मटेरियल क्या यूज़ कर सकते हैं, तो डिफरेंट टीचिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग उसकी कितनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पम्फलेट्स यूज़ करते हैं, जो लोग पढ़ सकते हैं तो उनको हम पब्लिश करके पम्फलेट की फॉर्म में घर घर भी दे देते हैं, या वार्ड्स में दे देते हैं, या किसी भी एरिया में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं पम्फलेट्स को। दैन पोस्टर्स एंड फ्लिप चार्ट्स, जो पेशेंट की एजुकेशन हॉस्पिटल साइड पे, बेड साइड पे होगी, तो वो पम्फलेट एंड फ्लिप चार्ट्स की फॉर्म में हो सकती है। और देन वीडियोज़ एंड क्लोज सर्कल टेलीविजन्स हो सकते हैं। डिफरेंट वीडियोज़ के साथ उसको अंडरस्टैंड करवाया जा सकता है, ट्रीटमेंट का, डिज़ीज़ का, प्रोसीजर का, हर चीज़ का, अगर वो ज़्यादा कंसर्न है इसके अबाउट, ठीक है। कंप्यूटर से जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्नोलॉजी एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी की, उस पर इन्वेस्ट किया जाए, और जो फर्दर जो है इन्वेस्टमेंट इस पे टेक्नोलॉजी पे की जाए, ताकि जो कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ जो हॉस्पिटल साइड पे दी जाए पेशेंट्स को, क्योंकि जैसे जैसे एडवांस होता जा रहा है सारा कुछ कंप्यूटर बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड आता जा रहा है, ठीक है। डिफरेंट मॉडल्स की फॉर्म में हम दे सकते हैं पिक्चर्स, मैंने जैसे आपको बताया, डिफरेंट पिक्चर्स की फॉर्म में डिफरेंट मटेरियल यूज़ करके हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं। देन हमारे पास है कि जो स्ट्रेटजीज़ हैं पेशेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, जाहिर है हमारा बेसिक पर्पस ही ये होगा पेशेंट जो है वेल एजुकेट हो जाए, पेशेंट जो है अपने डिज़ीज़ को अच्छी तरह से जान सके, डिज़ीज़ की स्टेजेस को जान सके, डिज़ीज़ के प्रोसेस को जान सके, डिज़ीज़ के सिम्टम्स को जान सके, डिज़ीज़ की जो इम्प्रूवमेंट है या उसका ट्रीटमेंट स्टेजेस हैं उसको जान सके, जो उसके प्रोसीजर्स उसके साथ हो रहे हैं उसको जान सके। हमारी मैक्सिमम ये कोशिश होगी, तो इसमें ये है पेशेंट की जो लर्निंग है इम्प्रूव करनी है, तो उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम इन्वायरमेंट इस तरह से कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, एक वेल जो है पेशेंट जिसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो सके पेशेंट की, इस तरह का इन्वायरमेंट ना हो पेशेंट ड्राउजी होता जाए, उसकी फैमिली ड्राउजी होती जाए, तो इस तरह का इन्वायरमेंट ना हो। वो इन्वायरमेंट हो जिसमें पेशेंट अपने आप को स्टेबलाइज फील करे, ठीक है, वो इन्वायरमेंट होना चाहिए। मेकिंग यूज़ ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल, तो इसमें प्रिंटिंग मटेरियल का मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए, चाहे वो पिक्चर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो पम्फलेट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो डिफरेंट वर्डिंग की फॉर्म में हो, चार्ट्स की, फ्लिप चार्ट्स की फॉर्म में हो, जिस तरह से भी आप एजुकेट करना चाहें। जो बच्चों के वार्ड्स होते हैं उसमें डिफरेंट कार्टून्स की फॉर्म में बच्चों को हाथ धोना सिखाया जाता है, बच्चों को डिफरेंट मेथड्स सिखाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो एबिलिटी है पेशेंट की, पेशेंट बड़ा है, बूढ़ा है, या पेशेंट को सुनता नहीं है, तो उसको पिक्चर्स की फॉर्म में समझ आएगी। अगर पेशेंट जो है उसकी विजन कम है, तो उसको जो है ड्रामाटाइजेशन फॉर्म में समझ आएगी। तो डिफरेंट मटेरियल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ बेसिक लैंग्वेज, जैसे मैंने स्टार्ट में ही पिछले पार्ट में वीडियो के बताया था कि जो बेसिक लैंग्वेज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि हर कोई जो है वो इंग्लिश नहीं समझ सकता, वो वोकैब नहीं समझ सकता। वो अगर किसी लोअर एरिया से, किसी इस तरह के बलूचिस्तान और इस एरिया से आए हैं, तो उनको पंजाबी नहीं आती है, उनको उर्दू नहीं आती है, तो अगर हम उनको उनकी लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेटर अरेंज करके बताएं उनको, या हम खुद अगर नहीं बलोची आती तो ट्रांसलेटर अरेंज करें करके उनको बात को कन्वे करें। सबसे बड़ा बैरियर होता है लैंग्वेज बैरियर, जिसमें पेशेंट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये।
इनकरेज क्वेश्चंस। पेशेंट जो है जब हमने अंडरस्टैंडिंग दी है तो उसके बाद एक गैप दिया, हर सेशन के बाद एक गैप दिया, इनकरेज किया पेशेंट को कि वो क्वेश्चन करे ताकि जो उसकी क्लियरेंस है वो अबाउट ट्रीटमेंट, अबाउट डिजीज़, अबाउट एनीथिंग उसकी जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। देन आस्क क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ के देखना है कि उसका जो नॉलेज लेवल है वो किस हद तक इन्हांस हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, ये सारा कुछ डिपेंड करता है। डिफरेंट चीज़ें देखनी होती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस देखनी होती हैं। देन उसके बाद जो है पेशेंट की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ लगाई जाती हैं इम्प्रूव करने के लिए लर्निंग को, क्योंकि लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। तो ये है कि इसका जो थे 3-4 ही थे उसके ऑब्जेक्टिव्स, तो मैंने कवर करने की फुल कोशिश की है। एक असाइनमेंट बेस्ड है, ये असाइनमेंट मैं आपको एंड पे दे रही हूँ। आप लोगों ने इसको हॉस्पिटल सेटिंग में अरेंज करना है। पोस्ट टेस्ट कर लें, टेस्ट के ड्यूरेशन गुजर जाने दें, उसके बाद से आप किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग में जाएं, पेशेंट जो है